हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, जहां आपको मिलता है क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक का टॉप क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स। और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड स्वागत है आपका आज के इस सेशन में जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का। ये 8th चैप्टर है और आज हम कर रहे हैं उसका सेकेंड लेक्चर स्टार्ट। इसके पिछले वाले सेशन में हमने जो बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसको समझने की कोशिश करी है और साथ ही साथ एक्सरसाइज 8.1 को भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करी है। 2 लेक्चर्स हैं वो, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का भी और उस पर्टिकुलर लेक्चर का भी, वो जो 2 लेक्चर्स हैं उनका भी। ठीक है, चलो आज अपन क्या करेंगे, आज अपन थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में और डीप डाइव करेंगे। ठीक है, यानी हम उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और अच्छे से यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ेंगे फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उसमें हमने इन जनरल ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट समझते हुए बिना किसी एंगल की वैल्यू का इस्तेमाल किए केवल बेसिक जानकारी के हिसाब से रेशियोज कैसे काम करेंगे उसको समझने की कोशिश की थी। राइट, कि अगर हमारा जिस एंगल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अगर वहां पे कंसिडर हो रहा है तो कौन सी साइड के साथ रेशियो लिया जाएगा, वो था पिछले लेक्चर का पूरा मेन फोकल पॉइंट। आज हम करेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल, जैसे मान लीजिए अगर आपको एंगुलर वैल्यू दे दी है कि 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है या 0 डिग्री है, तो उस केस में क्या होगी हमारी वैल्यूज, उन पे हम आज चर्चा करेंगे और फिर उन वैल्यूज को समझने के बाद, लर्न करने के बाद हम कंसंट्रेट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशन पे। ठीक है, मेन इसमें क्या है, यहाँ पे ये समझना कि एंगल्स की वैल्यू कैसे आती है। और एग्जाम में आपको कभी भी बोलेंगे नहीं कि कोई स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू निकाल के बताओ, बस आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए और एग्जाम में आपको डायरेक्टली उन वैल्यूज को रख के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, ये क्लियर होगी बात कि क्या रहेगा अपना एजेंडा। अब देखो यहाँ पे जो हमारा ये पूरा टॉपिक है वो कॉन्सेंट्रेट करेगा किन एंगल्स की वैल्यू पे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, जैसे कि 30, एंगल्स ऑफ 30, 45, इन सब की बात होगी। ठीक है, तो एंगल्स ऑफ 30, 45, 60, 90, इन सब पे हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कैसे होंगे, ये हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें ये सारे और 0 डिग्री भी शामिल होगा। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब पे आपके ट्रायंगल्स या आपके एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या वैल्यूज देते हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इसमें फर्स्ट जो सबसे इजी केस है वो है 45 डिग्री का। तो अब हम अगले 5 मिनट प्रोबेबली इस पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, अब अगर एक एंगल 45 डिग्री है तो ये थोड़ा सा ऑब्वियस हो जाता है कि दूसरा एंगल कितना होगा। सर दूसरा एंगल भी 45 डिग्री ही होगा। रीजन भी कि कुल मिला के सर 3 तो एंगल है, एक 90 पहले से ही घोषित है, दूसरा आपने बता दिया 45 है, तो जब एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो तीसरा वाला भी हमें कितना मिलेगा, 45 डिग्री ही मिलेगा। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है कि वन एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, अगर एक 45 है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली 45 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए और एंगल सी बराबर, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज यूज करके कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे चर्चा करनी है, जिसमें सबसे पहले हमने कंसिडर किया है किसको, हमने कंसिडर किया है 45 डिग्री एंगल को। ठीक है, वो क्यों किया, क्योंकि वो वन ऑफ द इजीएस्ट केस हो जाता है, गिवन दैट कि अगर एक एंगल 45 हो गया है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली 45 हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके तहत हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको स्टडी करते हैं। जो हमने राइट ट्राइंगल बनाया है जिसमें एंगल 45 है, तो अगर मैं उस ट्राइंगल को यहाँ पे वापस एक बार ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो हमने क्या बोला भैया, राइट ट्राइंगल है, बिल्कुल ठीक है भैया, तो ये राइट ट्राइंगल हो गया। एंगल आपने बोला दोनों 45 है, जो रफली कुछ इस प्रकार दिखेंगे। ठीक है, तो हमारे एंगल क्या थे, एंगल थे दोनों हमारे 45 एंड 45, तो ये भी हो गया 45।
इधर वाला भी है 45, है ना? बिल्कुल सर। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, इनका कहना है भैया कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मान लो ये एंगल बी है, ये अपना बी है, इधर ए है, इधर सी है, तो BC और AB आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सर ये दोनों साइड जो हैं ये किसके अपोजिट हैं? सर ये दोनों साइड्स अपोजिट हैं इक्वल एंगल्स के। तो एक्चुअली इसको हम प्रोबेबली सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल कह के इनकम्प्लीट डिफाइन कर रहे हैं। हमें इसको बोलना चाहिए क्या? हमें इसको बोलना चाहिए आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, जिसमें ये दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो यहां पे रीजन क्या होगा? यहां पे रीजन होगा प्रोबेबली कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं पहले। तो इसीलिए यहां पे BC और AB आपस में बराबर हो गए। अब मान लीजिए अगर हमने दोनों को AA नाम दे दिया, ठीक है, अगर आपने दोनों को AA नाम दिया, और क्योंकि मुझे वैल्यू स्टैब्लिश करनी है तो मुझे हाइपोटेन्यूज की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं यहां पे यूज करूंगा पाइथागोरस थ्योरम, और मैं बोलूंगा कि भैया AC स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हो, जिसमें सॉरी AB है आपका बेस, तो आप इसको बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। आप इसको अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों की वैल्यू आपने A रखी है तो A स्क्वायर हो जाएंगे ऐड और मिलके हो जाएंगे 2A स्क्वायर के बराबर। और वहां से अगर मैं फाइनल रिजल्ट निकालूं तो मुझे मिलेगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। AC के वैल्यू निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा इनका स्क्वायर रूट। अब इसमें जो A स्क्वायर है वो तो रूट के बाहर हो जाएगा और 2 रह जाएगा अंदर, तो इसको आप लिखेंगे A√2। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है कि AC इक्वल्स टू A√2। ठीक है, तो हमारे पास ये दो साइड्स आ गई A और ये आ गया A√2। अब क्योंकि दोनों 45 हैं तो किसी एक को हम यहाँ पे कंसिडर करके रेशियो निकालने की अब कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब जब आप इनके रेशियो निकालने की कोशिश करोगे तो ये देखो साइन 45 कोई भी एक ले लो, ठीक है, चाहे आप एंगल A ले लें चाहे आप C ले लें, क्योंकि दोनों ही 45 है तो कुछ खास इंपैक्ट तो पड़ेगा नहीं। साइन A अगर आपने लिया 45 अपोजिट हो जाएगी A और यहां पे हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज A√2, तो साइन 45 क्या होगा? तो ये 45 डिग्री उस एंगल A की वैल्यू है और साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा रेशियो हमें कंसिडर करना है। साइन रिप्रेजेंट करता है अपोजिट और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को, तो यहां पे हमने लिखा BC अपॉन AC, तो हमारा आंसर आया A अपॉन A√2 दैट इज 1/√2। तो यहां से हमें एक सीख क्या मिली कि भैया हमारा जो साइन 45 होता है, एक वैल्यू जो हम यहाँ पे लिख के रख सकते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि हमने इन जनरल केस लिया था, वो ये कि भैया साइन 45 1/√2 होगा। अगर आप एंगल C के हिसाब से भी कंसिडर करोगे तो भी सेम ही चीज होगी, आंसर वही आएगा 1/√2। सिमिलरली cos 45 निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि cos रिप्रेजेंट करता है एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को। एंगल वही है 45 डिग्री A, तो वहां पे भी आपका रेशियो आया 1/√2। तो यहां से हमें क्या सीख मिली कि cos 45 डिग्री जो होगा वो हमेशा 1/√2 के बराबर होगा। चलिए, उसके बाद tan 45 रिप्रेजेंट करता है किसको? इट रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ अपोजिट एंड एडजेसेंट, और एंगल है आपका A यानी 45, तो वो आपने वैल्यू रखी, दोनों बराबर हैं तो आपका रेशियो आया 1। तो यहां से आपने एक सीख क्या देखी कि tan 45 जो होता है ना वो होता है किसके बराबर? 1 के बराबर। तो ये आपको 2-3 वैल्यू यहाँ पे याद हो जाएंगी। कॉजेक होता है साइन का उल्टा, तो कॉजेक को जब सब आप साइन का उल्टा करोगे तो 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2/1, तो जो कि आपका कॉजेक 45 का आंसर होगा √2। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो सेक 45 हो जाएगा √2/1, कॉस का उल्टा तो आंसर आया √2। कॉट होता है टैन का उल्टा, तो कॉट 45 आएगा आपके पास 1 के बराबर ही। क्लियर है? तो यहां पे जो इजी वाला केस था उसमें हमने इन जनरल वैल्यू लेके जब सॉल्व करने की कोशिश की तो हमें यहां पे हमारा आंसर मिल गया बड़ी आसानी से।
कुछ आपको 6 रेशियोज जो थे आपके, वो 6 के 6 रेशियोज की वैल्यू मिल गई। क्लियर हुआ ये? कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर, ठीक है। अब जो हमें कैलकुलेट करना है वो करना है भैया किसके लिए, वो करना है हमारा रेशियो फॉर 30 एंड 60 डिग्री, जो इन जनरल यूज होने वाले आपके एंगल्स हैं 30 और 60, ठीक है। तो लेट अस नाउ कैलकुलेट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 एंड 60 डिग्री, जैसा कि मैंने आपसे कहा। अब इसमें देखो मामला शुरू कहां से हो रहा है भाई, 30 और 60 अगर मुझे एक ही एंगल में चाहिए तो मैं अपना केस पता है कहां से शुरू करूंगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल से। कहां से? इक्विलैटरल ट्रायंगल से। तो ये पूरा मैंने यूज किया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी। लेकिन सर ट्रिग्नोमेट्री तो राइट एंगल ट्रायंगल में होती है, तो आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों लिया? मेरे कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए। तो यहां पे देखिए मैंने जो इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया एबीसी, उसमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों 60 60 60 डिग्री के बराबर होंगे। ये बात तो सबको पता है, ये तो भैया ट्रूथ है, मतलब 100% क्या कह सकते हो आप, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यहां पे हमने क्या किया, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का वो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, तो हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसकी सहायता से मुझे अब राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। जैसा कि आप अगर चित्र में देखेंगे तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसकी वजह से ये एंगल डी जो है ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल से मैं किसको बाहर ला पाया, इक्विलैटरल ट्रायंगल से मैं बाहर ला पाया एक राइट एंगल ट्रायंगल को। और जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना ये वाला, इसमें देखो ये एंगल तो 90 है, ठीक है, ये एंगल अपने किसका है, ये एंगल है अपने इक्विलैटरल का, तो ये 60 हो ही जाएगा। अब अगर 3 एंगल में से 2 आपको पता है, तीसरा वाला आप कैलकुलेट कर लोगे तो वो आपको मिलना चाहिए 30 डिग्री के बराबर। ऐसे भी करेक्ट है। इसमें अगर मैं दूसरा लॉजिक देखूं तो वो दूसरा लॉजिक ये बनता है भैया कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसमें जो अल्टीट्यूड होती है वही एंगल को बाइसेक्ट भी करती है, तो वो 60 का आधा 30 हो गया, ठीक है। और न सिर्फ वो एंगल को बाइसेक्ट करती है बल्कि साइड के भी 2 हिस्से कर देती है, तो वही अल्टीट्यूड है, वही मीडियन है, वही एंगल बाइसेक्टर है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक ही चीज सब कुछ होती है, ठीक है। अब यहां देखना, ये जो हमको वैल्यूज मिली हैं इसके हिसाब से हम क्या बोल पाएंगे, इसके हिसाब से हम देखो ये बोल पाएंगे इंपॉर्टेंट चीजें कि पहली बात तो दोनों ट्रायंगल जो है आपके जो बने वो सिमिलर होंगे, बिकॉज ऑफ आप कोई भी एक आइडेंटिटी ले लो, ऐसे एस लोगे तो भी हो जाएगा, उसके बाद एंगल साइड लोगे तो भी हो जाएगा, किसी भी वे से आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चीजें आपस में बराबर होंगी, बी डी इक्वल्स टू डी सी हो गया, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी हो गया सीपीसीटी के तहत। और ये वही बातें हैं जो मैं कह रहा था कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आपने परपेंडिकुलर बनाई है तो वही एंगल बाइसेक्टर होती है और वही आपके साइड जिसपे वो बना है उसके 2 बराबर हिस्से भी करती है, ठीक है। तो अब जो हमें मिला है वो मिला है एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, और जिसका एंगल डी है, कौन सा एंगल डी है आपका 90 डिग्री, जैसा कि चित्र में भी हमें दिख रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या मिल गया है, एंगल बी ए डी मिल गया है 30 डिग्री। तो एक ही डायग्राम में मुझे 30 डिग्री भी मिल गया और 60 डिग्री भी मिल चुका है। अब इस डायग्राम की सहायता से मैं इन दोनों एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री में मिलने वाली वैल्यूज को थोड़ा सा खोजने की कोशिश करूंगा। क्या एग्जाम में मुझे ये सब प्रूफ याद करने होते हैं? नहीं, बस आपको हल्का सा पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज आई कहां से हैं। किसी इंसान ने रैंडमली अपने मन से नहीं दे दी हैं वैल्यूज, ठीक है, बहुत ही गहन चिंतन मनन के बाद इन्हें यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है, इन्हें यहाँ पे डिफाइन किया गया है। चलिए मूविंग अहेड, यहाँ पे हम क्या बात करेंगे देखिएगा। तो यहाँ पे हम बात ये करने वाले हैं सबसे पहले तो कि रेशियो निकालने के लिए आपको सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो वैल्यूज हमें यहाँ पे पता है वो ठीक, जो नहीं पता है फिर उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक बना रहे हैं हम यहाँ पे आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिससे कि आपको ये सारी वैल्यू जो मिलने वाली हैं वो समझ में आ जाए, ठीक है। फिर बनाया हमने एक यहाँ पे, अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमने बना दिया यहाँ पे एक अपना परपेंडिकुलर, ठीक है, या अल्टीट्यूड जो भी आप बोलो इसको, ठीक है, सारे ही केस में वो एक ही बात कन्वे कर रहा है। तो ये जो हमने बनाया है अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, इसकी अगर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे तो ये जो एंगल है इसका ये कितना है, तो सर ये है 90 डिग्री, ठीक है। अब
अगर मुझे रेशियोज निकालने हैं तो साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। इनका नाम रखा मैंने ABC। अब ये देखना, अगर मैं इस साइड को इन जनरल मान लूँ 2A, तो क्या इसमें कोई आपत्ति है? जरा से भी नहीं सर। अब देखो ये हो गया 2A, इधर वाला भी 2A है और नीचे वाला भी पूरा होगा 2A, राइट? बिल्कुल सर, पूरा होगा। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोचूं, जो मैंने पहले अब तक प्रूव किया है वो ये कि ये जो परपेंडिकुलर है, जो अल्टीट्यूड है, वही हमारा इसका बाइसेक्टर भी है साइड का। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये वैल्यू हो जाएगी A और ये वैल्यू भी हो जाएगी A। अब अगर मुझे रेशियो निकालना है जिसमें कि मेरे पास पता है कि ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री, तो मुझे रेशियो निकालने के लिए सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, जिसमें फिलहाल जो मेरे पास मिसिंग है वो है उस अल्टीट्यूड की वैल्यू AD की। तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री होने का फायदा उठाऊंगा और यूज करूंगा पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें AD स्क्वायर मिलेगा मुझे AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर के बराबर। ठीक है, AB आपका हाइपोटेन्यूज है, BD आपका दूसरा साइड है, तो उनका स्क्वायर माइनस करेंगे तो मुझे AD स्क्वायर मिलेगा। स्क्वायर माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे, मुझे AD की वैल्यू मिल रही है A√3। अब अगर मैं यहाँ पे सॉल्विंग के लिहाज से देखूं तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल विथ ऑल द 3 साइड्स का वैल्यू एंड विथ एंगल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अस टू बी फाउंड आउट मिल चुके हैं। मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है जिसके तीनों साइड्स के वैल्यूज मुझे पता है और जो एंगल्स हैं वो भी मुझे पता है और वही मेरे काम के भी हैं। तो प्रोबेबली मेरा काफी हद तक यहाँ पे मेहनत जो है वो पूरी हो चुकी है। अब बात समझना, निकालना क्या है मुझे? निकालने हैं मुझे रेशियोज कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे sin 30 निकालने की कोशिश करूं, अपने चित्र पे एक बार वापस जाऊं, sin 30 है यहाँ पे। sin 30 मतलब आपको चाहिए अपोजिट विच इज BD, तो ये अपोजिट हो जाएगा 30 वाले के लिए, है ना, और ये हो जाएगा एडजेसेंट। तो sin 30 कितना होगा? अपोजिट यानी A अपॉन आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज यानी 2A, तो BD अपॉन AB होगा, राइट? BD अपॉन AB के तहत A अपॉन 2A करते हुए आंसर आया 1/2। तो यहां से मैंने एक लेसन क्या लर्न किया कि sin 30 की वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है कितनी? 1/2। अब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है क्या? यस। क्यों? क्योंकि मैंने जो वैल्यूज यहाँ पे ली थी वो कोई स्पेसिफिक नंबर्स ली नहीं है, मैंने इन जनरल 2A और A लिया और A√3 निकाला। तो ये तो भाई यूनिवर्सली एक्सेप्ट होना ही चाहिए, क्योंकि हमने कोई मन से वैल्यू तो ली नहीं है जो कि हमारा आंसर आ जाए। हमने तो एक नॉर्मल वेरिएबल को लेके सॉल्व करने की कोशिश की है, जिससे कि हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है? 1/2। कॉस के लिए आपको क्या चाहिए होगा? cos 30 अगर हम निकाल रहे हैं तो सर AD अपॉन AB हो जाएगा, दैट इज एडजेसेंट AD अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AB। तो आंसर आया सब कुछ कैंसल आउट होके √3/2। तो यहां से आपको मिला cos 30 इज इक्वल्स टू √3/2। चलिए देन tan 30 कितना होगा? सर tan 30 के लिए आप करेंगे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट है आपका BD, एडजेसेंट है AD, तो A√3 अपॉन A√3 कैंसिल होके कुल मिला के आपको मिलेगा 1/√3। तो यहाँ पे आप लिखोगे tan 30 इज इक्वल्स टू 1/√3। क्लियर है इतना जी? अब cosec 30 देखो, cosec 30 sin 30 का उल्टा हो जाएगा, तो वो तो आपके लिए आसान है। cosec 30 में क्या करना है आपको? sin 30 का उल्टा करना है। 1/√2 था, सॉरी 1/2 था, तो आपने 2/1 करके आंसर लिख दिया 2। ठीक है, sec 30 हो जाएगा cos का उल्टा, तो sec 30 कितना होगा? cos का उल्टा, sec cos था आपका √3/2, तो ये उल्टा हो जाएगा 2/√3 के बराबर। क्लियर है ये? बिल्कुल। फिर आया आपके पास cot, तो cot कितना होगा भैया? तो cot हो जाएगा यहाँ पे आप देखोगे तो 1/tan 30, है ना। किसका उल्टा होगा? cot। तो सर cot उल्टा हो जाएगा हमारे tan का, तो अगर वो 1/√3 था, उल्टा होके हो जाएगा √3/1, जिसको इन जनरल हम √3 बोलेंगे। ऐसे अगर मैं साइन की बात करूं तो देखो sin 60 मतलब कौन सा वाला चाहिए आपको? सर sin 60 मतलब ये वाला, उसके लिए अपोजिट हो जाएगी AD, तो AD अपॉन AB हो जाएगा यहाँ पे, तो AD अपॉन AB आंसर आया √3/2। ठीक है, cos 60 का आंसर आया 1/2, क्योंकि वहां पे फिर हो जाएगा आपका BD अपॉन AB। tan 60 हो जाएगा AD अपॉन आपका BD,
तो वो हो जाएगा √3। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आप रखोगे यहाँ पे तो आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, इन सबको याद करना, जिसको हम आगे यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको एक बार लेना हो तो देख लीजिए। डन। तो अब तक हमने जो मोटा माटी चीजें देखी वो क्या, कि जब हमारा एंगल 45 डिग्री होगा तब वैल्यूज क्या होंगी, जब हमारा एंगल 30 और 60 डिग्री होगा तब वैल्यूज क्या होंगी। अभी सिर्फ हमने उनको देखा है। आइडियली आपको और मुझे क्या करना है, आने वाले कुछ दिनों में डेली इन वैल्यूज को रिवाइज करना है, जिसको हम अभी सम अप करेंगे एज अ टेबल। और फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो एग्जाम में आपको उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो वैल्यूज वहां पे याद होंगी तो ही हो पाएंगे वो। एग्जाम में आपको वैल्यूज नहीं दी जाती हैं, आपको वैल्यूज याद रखनी पड़ती हैं, एग्जाम में उनको पुट करके फिर अपना आंसर बताना होता है। चलिए अब आ जाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट पे, और वो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि मान लीजिए अगर कभी आपका एंगल 0 या 90 डिग्री हो गया तब आपके रेशियोज क्या होंगे, ये हम स्टडी करते हैं अभी आने वाले कुछ स्लाइड्स में। ठीक है, चलिए क्या होगा जब आपका एंगल क्या हो जाए, छोटे से छोटा बना के 0 डिग्री तक ला दिया जाए, क्योंकि आपकी वैल्यूज इस तरीके से पैटर्न में चलती है। देखो 0, 30, 45, 60 और 90। तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम वैल्यू जो है 0 अपना जो एंगल है उस पर कितनी हो जाती है, और उसके बाद फिर 90 जो कि अपना एक्सपेक्टेड है मैक्सिमम वैल्यू, उस पर कितनी हो जाती है। आगे जाके जब आप क्लास 11-12 में जाओगे तो उसके भी बियॉन्ड जाओगे, मतलब 90 के ऊपर अगर वैल्यूज निकालनी है तो कैसे निकलेंगी, और 0 के नीचे जाना है मतलब माइनस साइन के साथ जाना है तो भी वैल्यूज कैसे निकलेंगी, वो पूरा आप सीखते हो 11-12 में। अभी सिर्फ आपको क्या रखना है ध्यान में कि 0 और 90 पे मामला क्या होगा। तो यहां देखना, अगर मुझे किसी ट्रायंगल में कोई एक एंगल 0 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सर अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूं तो यहाँ पे एंगल की कुछ वैल्यू है, ठीक है। अब अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो मुझे इस मेरी हाइपोटेन्यूज को नीचे लाना पड़ेगा, राइट। तो पहले हाइपोटेन्यूज अगर यहाँ थी, मैं उसको थोड़ा कम करूंगा तो अब उसकी पोजीशन इधर हो जाएगी एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, ठीक है। वहां से और नीचे करूंगा तो वो और कम होती जाएगी। नाउ सिर्फ नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि वो उसी लेवल पे या उसी मेजरमेंट के साथ नीचे आ रही है, आपको ये भी समझना होगा कि वो जैसे जैसे नीचे आती जाएगी उसकी लेंथ कम होती जाएगी, एंड ऐसे ही एंगल कम होता जाता है। और वो 0 कब हो जाएगा, जब ये आपकी हाइपोटेन्यूज एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएगी किसको, आपके बेस को, ठीक है। तो आपका एंगल 0 डिग्री कब हो जाएगा, जब आपकी जो हाइपोटेन्यूज है AC, इट बिकम्स ऑलमोस्ट द सेम एज AB, ठीक है। और आपका जो वो ये था अपोजिट है, या आप यूं कह सकते हो कि ये जो वर्टिकल हाइट है आपकी वो हो गई है एकदम शून्य, ठीक है। तो यहां देखना, अब अगर ये सिनेरियो बनता है कि आपको एंगल A को 0 के एकदम करीब लेके जाना, मतलब 0 डिग्री ही बनाना है, तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि एक तो आपकी जो साइड थी BC वो हो जाएगी 0। BC साइड कहाँ थी सर, ठीक सामने एंगल A के अपोजिट वाली साइड, और इसीलिए आपका जो साइन A होगा, अगर मैं उस BC की वैल्यू को रखूं नॉर्मल केस के जैसे ही, तो वो हो जाएगी वेरी क्लोज टू 0, विच मीन्स कहीं ना कहीं से मैं यही बोल सकता हूं कि जो मेरा साइन A है इट वुड बी इक्वल टू 0। एक बार मैं वापस आपको उस डायग्राम पे लेके जाऊं तो देखो हुआ क्या, पहले BC की कुछ वैल्यू थी और AB की कुछ वैल्यू थी, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं नॉर्मल केस में साइन A निकालूंगा तो मेरा फॉर्मूला होगा BC अपॉन AC, राइट। अब आपने क्या कहा, आपने कहा हम A को 0 बना रहे हैं, धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट ये हुआ जो पहले C ऊपर था वो नीचे आते आते एकदम B के बराबर आ गया। मतलब यहां से अगर मैं निष्कर्ष निकालूं तो मैथमेटिकली BC की वैल्यू हो जाएगी 0। इसको अगर मैं साइन A में रखूंगा तो साइन A जो कि 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कितना हो जाएगा, तो सर साइन A यानी साइन ऑफ 0 डिग्री रिप्रेजेंट करने वाला A वुड बी BC, दैट इज 0 अपॉन AC, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो, फिलहाल तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 अपॉन एनी वैल्यू इज इक्वल टू 0 होता है। ऐसे यहीं से अगर मैं cos A cos 0 निकालने की कोशिश करूं, cos 0 हो जाएगा वैसे तो,
अगर मैं कॉज ए देखूं तो वो हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। और यहाँ पे जो सिनारियो बना है इसमें क्या हुआ है सर, ए सी की एक्चुअल लंबाई जो थी वो कम होते होते रिड्यूस होते होते कहाँ तक पहुँच गई है, वो रिड्यूस होते होते पहुँच गई है आपके ए बी के बराबर। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा 1, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं। यहीं पर अगर मैं लिख दूं मेरा कॉज ए जो होना चाहिए आइडियली टेक्निकली फॉर्मूले के हिसाब से वो नॉर्मल केस में होना चाहिए ए बी अपॉन ए सी, पर क्योंकि मुझे स्पेशल केस लेना था 0 डिग्री का तो मैंने उसको रिड्यूस कर दिया, एंगल एक को 0 डिग्री पे लाके खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से जो मेरी साइड्स हैं ट्राइंगल की उसमें कुछ परिवर्तन आया। एक साइड 0 के बराबर हो गई, दूसरी हाइपोटेन्यूज और आपका बेस आपस में इक्वल हो गया, तो उनका रेशियो आया 1। अब अगर मुझे साइन और कॉस पता है तो मैं टैन निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। हमने ये पढ़ा है कि टैन जो होता है वो साइन और कॉस के डिवीजन से आता है, तो 0/1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, वैसे तो टैन ए का फॉर्मूला भी है, पर एक फॉर्मूला ये भी है कि टैन ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉज ए, राइट। अब अगर आपको ये 3 मिल गए तो फिर बाकी भी मिल जाएंगे। बाकी कौन से सर? कॉजेक, सेक और कॉट। तो अगर मैं यहां पे देखूं साइन है 0, तो ये देखो यहां पे आपकी पूरी लिस्ट बन जाएगी। तो अगर आपने यहां पे देखा तो आपका टैन आ गया 0, ठीक है। टैन होता है कॉट का उल्टा, ठीक है। तो अगर कॉट 0 निकालना हो तो 1/tan करना पड़ेगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो कॉट हो जाएगा हमारा कॉट 0 डिग्री इक्वल्स टू, पहले 0/1 था, उल्टा किया मैंने तो 1/0। नाउ समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, विच इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि भैया 1/0 से डिवाइड करने पे किसी भी नंबर को आपको रिजल्ट नहीं मिलता, आप नॉट डिफाइंड कहते हो या फिर इन्फिनिटी कहते हो उस बात को, ठीक है। देन आपका सेक होता है कॉस का उल्टा, तो जब सेक आया 1 तो कॉस का उल्टा कर देंगे तो वो भी 1 ही रहेगा। कॉजेक होता है साइन का उल्टा, अब साइन आया था 0, टैन के जैसे वो भी होगा नॉट डिफाइंड, तो यहां पे आप लिखोगे कॉजेक 0 डिग्री इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। ये क्लियर है? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति नहीं सर। तो हमने यहाँ पे 0 वाला केस भी देख लिया। अब देखो, अब हम देखेंगे 90 कैसे बनाते हैं किसी एंगल को। तो ये है नॉर्मल सिनेरियो जहां पे एंगल ए अभी कुछ वैल्यू लिए हुए है। अब अगर मुझे एंगल ए को 90 बनाना है तो मुझे सी को, या जो ए सी है अभी वो जैसे टेढ़ी है, उसको मुझे सीधा करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं बोलूंगा कि भैया एंगल ए वाला जो अपना एंड है ना साइड का, उसको बोलूंगा आप थोड़ा सा अंदर सरकते जाओ, तभी तो आप एकदम वर्टिकली स्ट्रेट हो जाओगे। तो पहले आप यहां पे थे, अब आप अंदर सरक के थोड़ा यहां पे आ गए, और ऑब्वियस सी बात है आपकी ये लेंथ भी फिर चेंज हो गई। फिर आप थोड़ा सा और अंदर शिफ्ट हुए, अभी भी लेंथ थोड़ी और रिड्यूस हो जाएगी। फिर आप थोड़ा सा और अंदर शिफ्ट हुए, देन ऑल्सो द लेंथ इज गेटिंग रिड्यूस, एंड फाइनली आप एग्जैक्टली वर्टिकली स्ट्रेट खड़े हो गए जब आप एग्जैक्टली बी की जगह पे आ गए, विच मीन्स आपका जो ए बी पहले कुछ वैल्यू लिया हुआ था वो रिड्यूस होते होते, कम होते होते किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा एब्सोल्युटली 0 के बराबर। तो यहां से हमने देखा कि ए बी जो है हमारा वो हो जाएगा 0, ठीक है। और जो हमारा हाइपोटेन्यूज था ए सी वो इक्वल हो जाएगा बी सी के, ठीक है। अब हमारा जो एंगल ए है वो कितना बन गया सर? वो भी एग्जैक्टली बी की जगह पे आ गया, तो वो भी 90 डिग्री बन गया। तो अगर मैं नॉर्मल केस में साइन ए निकालता तो मैं क्या करता सर? नॉर्मल केस में करता साइन ए के अपोजिट बी सी अपॉन ए सी करता। अब इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो साइन ए यहाँ पे हो जाएगा मेरा ए की जगह पे 90 डिग्री, क्योंकि मैंने एंगल ए को 90 बना दिया है। फॉर्मूले के हिसाब से बी सी अपॉन ए सी होना चाहिए, जो कि आपस में है इक्वल, तो ये आंसर आ जाएगा 1। कॉस 90 की अगर हम बात करें तो कॉस 90 नॉर्मल फॉर्मूला में हो जाता ए बी, दैट इज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ पे बेस है 0 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ए सी, तो ये आ गया 0, ठीक है। फिर आपने लिया यहाँ पे tan, जो कि इन दोनों का डिवीजन होता है, तो tan 90 हो जाएगा 1/0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ND। ये क्लियर है? बिल्कुल। आपके बाद आप इसके बाद निकालोगे कॉजेक, तो वो हो जाएगा किसका उल्टा? साइन का उल्टा। तो साइन 90 है 1, तो कॉजेक 90 एग्जैक्टली रेसिप्रोकल, तो वो भी होगा 1। देन आप निकालोगे सेक 90,
तो पहले था 0, अब रेसिप्रोकल कर दोगे तो 0 आ जाएगा नीचे, तो 1/0 हो जाएगा, अगेन नॉट डिफाइंड। देन आएगा कॉट। अब यहाँ पे देखो tan 90 था कितना, तो सर tan 90 था 1/0, जिसको इक्वल टू नॉट डिफाइंड कहा जाता है। तो जब मैं 1/0 को रेसिप्रोकल करूंगा तो वो हो जाएगा 0/1 यानी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे 90 के साथ भी पूरे 6 के 6 रेशियो मिल गए। पर ये एक यूनिक स्पेशल केस है जहां पे आप ट्राइंगल को रिड्यूस करते गए, एक बार 0 बनाने के लिए एंगल ए को और दूसरी बार एंगल ए को 90 बनाने के, स्पेसिफिकली बिकॉज हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू चाहिए थी, अदरवाइज हम इतनी मेहनत नहीं करते। ठीक है, इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। अब यहाँ पे देखो, आप आगे बढ़ो। अब यहाँ पे आपने सारे निकाल लिए, आपको सारे वैल्यूज भी मिल गए। तो साइन 90 आया 1, कॉस 90 आया 0। ठीक है, और अगर हम बाकी रेशियो निकालेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आपका फाइनल टेबल बनेगा। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इन द एंटायर मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th। प्रोबेबली जितना मैंने पढ़ाया है और जितना मैं पढ़ाऊंगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने टेबल के माध्यम से आपके जो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कंसिडरिंग 0, 30, 45, 60 एंड 90 यहाँ पे आपको फ्रेम आउट करके दिए हैं। ये आपकी किताब में आपको मिल जाता है। इसको आपको लगभग दिन में 2-3 बार रिवाइज करना है फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, सो दैट यू कैन लर्न द एग्जैक्ट वैल्यूज। ठीक है, ये जैसे जो मैंने हाईलाइट किया, ये है कौन सा सर? ये है साइन 0 से लेकर साइन 90 तक की सारी वैल्यूज एक जगह पे। ठीक है ना, तो ये आपके लिए जरूरी है सबको याद रखना। जैसे साइन 0 कितना होगा 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। यूजुअली लोग याद कैसे रखते हैं इसको, तो एक ध्यान देना कि मान लीजिए आपको साइन की वैल्यू याद हो गई, ठीक है, तो आपको फिर साइन के हिसाब से कॉस एक यूजुअली याद हो जाता है क्योंकि वो रेसिप्रोकल है। तो यहाँ जैसे 0/1 है तो कॉसेक इन 0 कितना होगा 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल इज 1। तो यहाँ पे आपने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया साइन वैल्यूज का, ताकि आपको इजीली आंसर मिल जाए। रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल, ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। ऐसे ही अगर आप कॉस की ये बात करें तो कॉस अगर आपको याद हो जाएगा तो फिर आपको कौन सा नेक्स्ट याद हो जाएगा, उसके हिसाब से सर सेक वाली वैल्यू याद हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने भैया, कॉस याद हो जाएगा तो सेक याद होगा एंड फिर टैन याद हो जाएगा तो आपको फिर कॉट याद हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यूज हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। अगेन इनका आप रेसिप्रोकल करेंगे, इनका आप रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको मिल जाता है आपका सेक वैल्यूज। ठीक है, कॉस से कौन मिलता है, सेक मिलता है। चलिए कॉस जैसे हो जाए कॉस 0 इज 1, कॉस 30 इज √3/2, कॉस 45 इज 1/√2, कॉस 60 इज 1/2, कॉस 90 इज 0। बहुत लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे कि अगर आपको साइन का अकेले सारी वैल्यूज याद हो गई तो लगभग आपको पूरा टेबल याद होगा। क्यों? क्योंकि साइन की सारी वैल्यूज जैसे लिखी गई हैं उसको एग्जैक्टली उल्टा लिखोगे तो आपको कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे साइन 90 होता है 1 तो आप देखोगे कॉस 0 होता है 1, साइन 60 होता है √3/2, कॉस 30 होता है √3/2, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2, तो यहाँ पे कॉस 60 1/2। तो ये इससे मैच हो गया। ठीक है, इधर ये वाला इधर वाले से मैच हो गया। ये हो गया कॉस 90 = 0, ये मैच होगा हमारी सबसे पहली वैल्यू से। और कॉस साइन 90 होता है 1 तो वो मैच होता है हमारे कॉस के पहली वैल्यू से। ये क्लियर हुआ? तो इस तरीके से रेसिप्रोकल चलता है आपका यहाँ पे एज फार एज साइन एंड कॉस इज कंसर्न। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें टैन मिल जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे टैन 0 इज 0, कैसे लाया आप, तो 0/1 किया तो आंसर आया 0। ठीक है, देन आपने यहाँ पे क्या देखा, देन आपने देखा इन दोनों को डिवाइड किया 1/2 और √3/2 को, तो 1 से तो 2 से 2 गए, आपके पास बच गया 1/√3। देन ये 1/√2 डिवाइड होके हो गया 1, और ये √3/2 और 1 डिवाइड होके √3 हो गया, और ये नॉट डिफाइंड क्योंकि 1/0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टैन वाली सारी वैल्यूज भी यहाँ पे देख सकते हो एग्जिस्ट होते हुए। ठीक है, बहुत ही इजीली ये आपको यहाँ पे दिख जाते हैं।
ये देखिए हमने यहाँ पे इनको हाईलाइट भी कर दिया। अब इसका रेसिप्रोकल करते हो तब आपको कौन मिल जाता है सर? इसका रेसिप्रोकल करने पे हमें मिल जाता है हमारा कॉट। ठीक है, ये क्लियर है? बिल्कुल सर। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, जितना जल्दी कर लोगे उतना इजी होगा। देयर इज आर मेनी शॉर्ट ट्रिक जिससे लोग याद रखते हैं। मैं तो इसको सिंपल तरीके से सारी वैल्यूज को दिन में 2 बार पढ़ लेता हूं, तो मुझे ऑटोमेटिकली अब ये याद हो चुके हैं। तो आप भी यही चीज कर सकते हो। चलो गुड टू गो है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क है। फ्रॉम द टेबल अबव यू कैन ऑब्जर्व दैट एज ए इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90, जब आपका एंगल 0 से 90 की ओर आगे बढ़ रहा है तो आपका साइन ए इंक्रीज हो रहा है और आपका कॉज ए डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेट अस इलस्ट्रेट द यूज ऑफ वैल्यूज इन द टेबल अबव सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पे अब हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे जिनकी सहायता से हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। जैसे यहाँ देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है? ट्रायंगल एबीसी किस पे राइट एंगल है? राइट एंगल एट बी। ठीक है, ए बी की वैल्यू आपको दी है 5 सेंटीमीटर। चलिए, फिर आपको बोला है कि एंगल ए सी बी जो है वो है 30 डिग्री। आपको चित्र भी यहां पे दिया गया है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी। अब अगर कोई 2 साइड पता होती तो तीसरी मैं पाइथागोरस की सहायता से निकाल लेता, पर कुल मिला के एक ही साइड पता है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? यहां पे हम यूज करेंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नॉलेज। तो हम बोलेंगे यहां पे भैया कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये मेरा एक लाइसेंस है कि मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमें पता है इन ट्राइंगल एबीसी एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे सर? कौन सी साइड निकालनी? एक निकालनी है BC और दूसरा निकालना है AC। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले बोलेंगे कि भैया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वी गेट। अब यहां देखिएगा कौन कौन सा रेशियो इस्तेमाल करेंगे। तो सर एक तो हम यहां पे यूज करेंगे हमारा, क्योंकि ये हो गया एंगल 30 है तो इसके ठीक सामने मतलब ये हो जाता है अपोजिट। तो एक हम यूज करेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजस्ट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और दूसरा मुझे पता है कि मुझे BC निकालना है, दैट इज योर एडजेसेंट। और यहाँ पे हम कहेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अब ये तो हमने इन जनरल फॉर्मूला लिखा, इसकी वैल्यूज रखेंगे हम यहाँ पे। तो साइन 30 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें एंगल C चाहिए तो आपने लिखा साइन C इक्वल्स टू, C के ठीक सामने कौन सा है? AB है और हाइपोटेन्यूज है आपका AC। एंड इस तरफ tan जो है आपका tan C वो कितना हो जाएगा? तो सर वो हो जाएगा अपोजिट, यानी आपका AB अपॉन BC। कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आप यहाँ पे क्या करोगे? अब आप यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को रखोगे, इन सेंस जो जो आपको वैल्यूज पता है उसको डालोगे और जो आंसर है फिर वो पता लगाओगे। जैसे मुझे एंगल C पता है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भैया साइन C इज इक्वल्स टू AB यानी है 5 और AC मुझे पता करना है तो AC को अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, C की जगह पे मैं एंगल लिख दूंगा उसका। तो C की जगह पे एंगल क्या है सर? एंगल है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 30 डिग्री। तो साइन 30 इक्वल्स टू 5 अपॉन AC। इधर पे भी सेम रहेगा तो आप बोलोगे tan 30 इज इक्वल्स टू AB, दैट इज हाउ मच? तो सर 5 अपॉन BC जो मुझे पता करना है। चलिए, वैल्यूज अगर आपको याद नहीं है तो याद करनी पड़ेंगी। साइन 30 जहां तक मुझे पता है होता है 1/2, राइट? एक बार चेक कर लो पीछे आके। तो देखो साइन 30 कितना है सर? साइन 30 दिया है देखिए 1/2 एंड tan 30 हो जाएगा 1/√3। तो साइन 30 हो गया 1/2, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भैया 1/2 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो आप बोलोगे देयरफॉर AC इक्वल्स टू 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बस हो गया आपका एक पार्ट सॉल्व। उस तरफ अगर आप देखोगे tan 30 होता है कितना? तो सर हमने कहा 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5 अपॉन BC। फिर से आपने किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आप बोलोगे BC इक्वल्स टू 5√3 क्या है? सेंटीमीटर है, यूनिट है सर, सेंटीमीटर है। तो 5√3 सेंटीमीटर।
ये क्लियर हुआ। तो आपके यहाँ पे जो दो वैल्यूज आनी चाहिए वो क्या आई, तो सर वो आ रही है हमारे पास 10 और दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है सर 5√3। अब आप यहाँ पे चाहें तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं यूजिंग योर पाइथागोरस थ्योरम कि भैया 5 और यहाँ पे 5√3 का स्क्वायर को ऐड करने पे 10 स्क्वायर के बराबर आ रहा है क्या। अगर हाँ तो मतलब हमने कैलकुलेशन सही किया है, अगर नहीं तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक चीज़ ये, ठीक है, आपको एग्जाम में करने की जरूरत है क्या ऐसा पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके वेरीफाई? नहीं, एग्जाम में ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको सिर्फ वैल्यूज निकालनी थी, वो आपने निकाल के दे दी यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, ऑल गुड टू गो, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल दैट क्यू, ठीक है, आपका पी क्यू की वैल्यू है 3, पी आर है आपका 6, डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। यहाँ पे आपको मेजरमेंट दे दिया है साइड का और आपको एंगल पता लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे भैया सबसे पहले कि इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम लिखेंगे हम, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, कोई एक एंगल निकल गया दूसरा तो निकल ही जाएगा सर, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा आपको दिया 3 और 6, तो अब यहां पे कहोगे कि नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ अपॉन PR, PQ अपॉन PR इज इक्वल्स टू 3/6 विच इज इक्वल्स टू कैंसिल होके कितना 1/2। अब अगर आपको एंगल निकालना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 आती है। तो वो एक केस नहीं है, बहुत सारे केस बनेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे हम थोड़ा सा करेंगे एलैबोरेट। क्या एलैबोरेट करेंगे कि अगर हम कंसिडर करें एंगल आर को, ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे कंसिडरिंग एंगल पी आर क्यू, ठीक है, कंसिडरिंग एंगल पी आर क्यू, पी क्यू इज अपोजिट एंड पी आर इज आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहां पे जो मेरा ऊपर आया था वैल्यू, जो साइड का नाम था उसको मैं दे दूंगा उसकी रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से एक नंबर, तो एक कह सकते हो आप आइडेंटिटी। तो देयरफॉर अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है ना। अब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका रेशियो होता है, तो सर वो होता है साइन का। तो यहां पे आप बोलोगे कि भैया साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, है ना, क्योंकि अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका रेशियो होता है, साइन थीटा का। तो अब यहां पे मेरा कार्य क्या हो जाएगा, यहां पे मेरा कार्य हो जाएगा कि मैं थीटा की जगह रखूं पहले एंगल आर, तो यहां पे मैं लिखूंगा साइन आर इज इक्वल्स टू, अब मैं थोड़ा सोचूंगा कि किस साइन के रेशियो का एंगल 1/2 आता है। तो सर अगर हम यहाँ पे सोचे तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 साइन 30 का होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि भैया साइन आर इक्वल्स टू साइन 30। सो देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड हेंस जो सेकेंड एंगल है वो कौन सा सर, वो है क्यू पी आर, एंड हेंस एंगल क्यू पी आर शुड बी इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 30, दैट इज योर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आपने लिखा एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और ब्रैकेट में लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। तो पहले मैंने क्या किया, जो साइड्स दिए थे उनको रख के रेशियो निकालने की कोशिश की, फिर किसी एक एंगल को कंसिडर करते हुए इन दोनों साइड्स की रिलेटिव पोजीशन बताई कि ये अपोजिट है या फिर हाइपोटेन्यूज है, और उससे मुझे ये समझ में आया कि ये अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है जो कि है साइन रेशियो, जो कि हमारा आ रहा है 1/2। तो उसके हिसाब से हमने बाकी सारी चीजें फिर बता दी। एक एंगल आएगा 30, दूसरा आएगा 60 डिग्री। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना, गुड टू गो है बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि यदि साइन a माइनस बी है 1/2 और कॉज ऑफ a प्लस बी है 1/2, आपको एंगल ए और एंगल बी पता लगाना है। कितना मुश्किल होगा ये कार्य? टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, बहुत इजीली हो जाएगा सॉल्व। देखो यहाँ पे लिखा है भैया, गिवन क्या है, गिवन है आपका भैया यहाँ पे आप देखोगे साइन ऑफ a माइनस बी
इज इक्वल्स टू 1/2 एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या दी है सर, एक और इंफॉर्मेशन दी कॉज ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, चलिए अब यहां देखिएगा, आप यहां पे क्या बोलोगे सर, यहां पे हम कहेंगे भैया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वी गेट रेशियो। क्योंकि देखो मुझे इसको तो सॉल्व करना नहीं सिखाया कि a प्लस बी की वैल्यू कैसे यहां पे ओपन अप करनी है, तो प्रोबेबली मैं क्या करूंगा, जो उस तरफ है अपना ये कौन 1/2, उसको कुछ साइन के एंगल में चेंज करने की कोशिश करूंगा ताकि दोनों तरफ के जो साइन है वो हो जाए एलिमिनेट और मेरे पास कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए। तो यहां पे अगर मैं देखूंगा तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा भैया कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ कितना 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2। ठीक है, फिर आप बोलोगे यहां पे कि कॉज ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ 60 डिग्री। अगर आप वापस जाएंगे टेबल पर तो आपको यहाँ पे दिखेगा, अभी कहाँ गया वो टेबल, ये रहा देखो। तो कितना है भैया, कॉस 60 हो गया 1/2 और साइन 30 हो गया 1/2। ये आपको याद तो करने पड़ेंगे एग्जाम में, वरना टेबल नहीं मिलेगा, बाद में बोलना मत कि मैंने बताया नहीं था। चलिए यहाँ देखिए, अब दोनों हो गए यहाँ पे कैसे सेम, आपके कह सकते हो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, साइन से साइन हो सकता है एलिमिनेट हो गया, या आप कह सकते हो कैंसिल हो गया, a प्लस बी आपको मिलेगा यहां से 60 डिग्री। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा भैया कि एडिंग देम वी गेट, क्या मिलेगा हमको, तो सर a से a ऐड होके हो जाएगा 2a, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक है, और फिर यहाँ पे b से b एक माइनस एक प्लस आप ऐड कर रहे हो तो कैंसल आउट हो जाएंगे, 6 और 3 हो जाएगा 9 यानी 90 डिग्री। तो a आपका हो जाएगा कितना, a आपका हो जाएगा 90/2 दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। इज दिस क्लियर, कहीं कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। अब अगर a की वैल्यू 45 है तो इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख के आप b की वैल्यू निकाल सकते हो, तो आप बोलोगे कि हेंस 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड देयरफॉर एंगल b आ जाएगा यहाँ पे 60 माइनस 45, यानी कुल मिला के b की वैल्यू मुझे मिलेगी 15 डिग्री के बराबर। तो मेरे दो एंगल कौन से हुए सर, एक हो गया 45, दूसरा हो गया 15। इज दिस क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए, हमारा ए और बी का आंसर कितना है, तो सर वो है 45 एंड 15 डिग्री। चलिए बढ़िया है, इजीली हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हाँ जी सर, हो तो गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज का शुभारंभ। अगेन वैल्यूज दी नहीं होंगे किसी भी क्वेश्चन में, आपको सॉल्व करके पता लगानी है। सबसे पहला सवाल देखिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे सर, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि साइन ऑफ कितना है अपने पास 60 एंड कॉस 30। तो यहाँ पे आप कहोगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वी गेट। अब यहां पे चाहो तो लिख सकते हो आगे से कि भैया फॉर स्पेसिफिक एंगल्स वी गेट, पर अब नहीं लिख सकते, आप ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। साइन 60 जहां तक मुझे याद है होता है √3/2, कॉस 30 होता है √3/2, है ना, प्लस साइन 30 होता है 1/2 एंड कॉस 60 होता है 1/2। अब अगर ये वैल्यूज याद होंगी तो आपका काम बन जाएगा, नहीं होंगे एग्जाम में तो फिर आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। और अब जब आपको वैल्यूज मैंने लिख दी हैं तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन एग्जाम में आपको ये वैल्यूज याद होंगी तभी आपका काम हो पाएगा। तो यहाँ पे इस सवाल में 2 नंबर का अगर ये सवाल आता है बोर्ड्स में, तो 2 नंबर में से 1.5 नंबर तो इसी बात का है कि आपको वैल्यूज याद है कि नहीं है। अगर याद होंगी तो सॉल्व कर पाओगे, नहीं होंगी तो नहीं कर पाओगे। √3 से √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो गया, 2 से 2 मल्टीप्लाई होके हो गया 4, 1 से 1 मल्टीप्लाई होके 1, 2 से 2 मल्टीप्लाई होके 4, 3 + 1 भी 4, और नीचे 4 सेम हो जाएगा तो वो तो ऐड होगा नहीं, आपको पता ही है। तो 4/4 आंसर आ जाएगा आपका 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हमने खत्म कर दिया। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे वही करना है जो हमने पिछले वाले में किया था, वैल्यूज रखते जानी। तो यहाँ पे आप कहोगे 2 × 2, देखो tan स्क्वायर 45 मतलब जो भी tan 45 की वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है। तो tan 45 होता है कितना सर, tan 45 होता है 1,
ठीक है, तो यहाँ पे आपने रख दिया उसको 1, फिर यहाँ पे प्लस आ गया यहाँ पे cos स्क्वायर 30, अगेन cos 30 की जो भी वैल्यू होती है दैट इज √3/2, उसका आपने यहाँ पे कर देना है स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60। अब साइन स्क्वायर 60 भी कितना होता है, तो सर वो होता है √3/2 का स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे सर, 2 × 1 स्क्वायर इज यहाँ पे आप कहोगे 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब ये तो सेम है तो हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस, यानी कैंसल आउट, 2 × 1 इज 2। तो योर फाइनल आंसर इज हाउ मच, फाइनल आंसर इज 2। क्लियर, इतना कहीं कोई दिक्कत जरा से भी नहीं। सर चलिए बढ़िया, अब कंटिन्यू करें। यहाँ पे देखिए, अब आपके पास थोड़ा सा मुश्किल लेवल ऑफ क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है। सबसे पहला वाला बहुत आसान था, दूसरा वाला थोड़ा मुश्किल है, उससे थोड़ा सा आगे। cos 45 कितना होता है, तो सर वो होता है 1/√2, तो ये आ गया हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में आपको सेक और कॉसेक की वैल्य/वैल्यू है। सेक 30 अगर आपको याद नहीं है तो आप कोशिश करें कि आप cos 30 को याद करें। cos 30 अगर मुझे याद है तो वो है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा उसका उल्टा, यानी यहां पे आप लिखोगे 2/√3, ठीक है, प्लस cosec 30 भी शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे sin 30 याद है 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा 2/1। अब प्रोबेबली मेरा यहाँ पे काम क्या होगा, शायद इनका एलसीएम लूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते उतना तो करेंगे ही। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये 1/√2 फिलहाल ऊपर एज इट इज, नीचे यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये 2 प्लस इसमें √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 + 2√3 अपॉन √3 होना चाहिए मेरा यहाँ पे फर्दर स्टेप। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, यहाँ तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं। सर क्या किया आपने? सर पहले तो हमने सिर्फ वैल्यूज रखी, अब हम जाके कहीं पे एलसीएम ले रहे थे, ठीक है। अब क्या करोगे सर, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो तो रूल्स बहुत सिंपल हैं। ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज, नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल दैट इज √3/2 + 2√3, ठीक है। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए फर्दर हम कितना सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यदि हाँ तो हम अपना काम खत्म करेंगे, यदि नहीं तो फिर हमारे लिए दिक्कत है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा √3/, कितना, तो सर ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 2√3 पहले से है और उसमें एक और √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √3 और √2 मल्टीप्लाई होकर आपको यहाँ पे क्या देखेंगे, तो सर वो देखेंगे √6। कितना देखेंगे भैया? तो वो देखेंगे √6। ये क्लियर हो गया? अब बहुत लोग यहीं पे छोड़ देंगे। आइडियली जो गणित का नियम है वो ये कहता है कि डिनोमिनेटर में आपको रूट वाली वैल्यूज नहीं छोड़नी है। तो आप एक काम ये कर सकते हैं इसमें सबसे पहले कि एक तो नीचे 2 कॉमन ले लो, ठीक है। अगर वो नहीं लेना है तो ये भी कर सकते हो, इसको सीधे सीधे आप कर दो रैशनलाइज। वो कैसे करते हो, तो जो भी आपके डिनोमिनेटर में आया है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 2√2 माइनस 2√6, ठीक है, होल डिवाइड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत जरा से भी नहीं। सर क्या किया आपने? आपने किया इसको रैशनलाइज करने का एक प्रयास। इज दिस ओके? गुड टू गो? जितना सिंप्लीफाई हो पाएगा उतना तो करना ही है भैया, वो तो सृष्टि का नियम है, उसमें अपन को ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर? तो सर यहाँ पे अगर हम देखें अब इसको, तो पहली बात तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि आपके ऊपर लिखोगे √3 × 2√2, ठीक है, माइनस 2√6, ठीक है, होल डिवाइड बाय, नीचे अगर मैं देखूंगा तो ये a + b और a - b के तहत हो जाएंगे यहाँ पे स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब आपसे बहुत लोग ये भी कहेंगे भैया कि इसको पहले ही उल्टा कर लो, क्योंकि 2√6 बड़ा है, 2√2 छोटा है, बात बराबर ही है। यहाँ पे करोगे माइनस साइन आएगा तो उसको ऊपर लेके जाओगे तो भी मामला वैसा ही बनेगा, तो कुछ खास इंपैक्ट उसका ऐसा नहीं कि आपका बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, लगभग वैसे ही चलेगा मामला, ठीक है। आप चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब न्यूमरेटर तो फिलहाल हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पहले पूरा डिनोमिनेटर सॉल्व कर लें। फिर भी अगर मैं √3 को अंदर लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा 2√6 पहला वाला,
ठीक है, 3 2 हो जाएगा 6 माइनस यहाँ पे 6 3 18 माइनस 2 रूट 18 लिखेंगे हम इसको, जिसको हम सिंप्लीफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इज 4, रूट 2 का स्क्वायर इज 2 माइनस 2 स्क्वायर 4 एंड रूट स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 6। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे इसको लिखेंगे भैया 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18, फॉर नाउ मैं इसको ऐसा ही लिख रहा हूँ, होल डिवाइड बाय, यहाँ पे आप कितना लिखोगे सर, ये हो जाएगा 4 2 8 माइनस ये हो जाएगा 6 4 कितना, 6 4 24, तो माइनस ऑफ 16 सॉर्ट ऑफ आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, फिर ऊपर से लेना है -2 कॉमन, तो आपका जो 18 है वो हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि आपने -2 लिया है, और ये 6 हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है ना, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपके पास आएगा 8 माइनस आपका 24 दैट इज -16। अब क्योंकि नीचे ऊपर दोनों के पास माइनस साइन है तो ये हो जाएंगे कैंसिल, और ये 2 से 16 कैंसिल, आपके पास आया यहाँ पे 8। तो कुल मिला के जो आंसर बचा मेरे पास फाइनली वो बचा √18 माइनस √6 होल डिवाइड बाय, यहाँ पे जितना सिंप्लीफाई हम कर पाए। ठीक है, तो आपने लिखा कितना, तो सर हमने लिखा √18 माइनस √6 होल डिवाइड बाय 8, ऐसा कुछ आंसर अपना यहाँ पे आ रहा है। अब आप 18 को भी अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो उसको आप लिख सकते हैं 9 इंटू 2, राइट है ना, तो 9 इंटू 2 को अगर आप देखोगे तो वो हो जाएगा बेसिकली कितना, वो हो जाएगा 3√2 माइनस ऑफ √6 होल डिवाइड बाय 8। दिस इज व्हाट यू कॉल अ परफेक्ट 3 मार्क क्वेश्चन, जिसमें आपका 1 या 2 मार्क लगा, 1.5 मार्क मिलेगा आपको ऐसा वैल्यूज वगैरह रखने का, और 1.5 मार्क करीब आपका यहाँ पे दिमाग लगाया आपने जो सॉल्व और सिंप्लीफाई करने का उसका मिलता है। ठीक है, यूजुअली एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एवेल्युएट के बाद या सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ता है। जहां जैसा मैंने बताया कि मैंने 2√2 प्लस 2√6 का फॉर्म ही लेके चला, कुछ लोग इसको उल्टा भी कर लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव है तो आपका पोजीशन मैटर नहीं करता, उस केस में यहाँ पे पॉजिटिव 16 आता है और ऊपर भी इसी फॉर्म में चलता है तो इजी हो जाता है। वैसे बात बराबर ही है। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें, श्योरली अ क्वेश्चन जहाँ पे यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थोड़ा सा ये वाला स्किल्स, मतलब कि जिसमें कॉन्सेप्ट का इतना कोई खास नहीं, लेकिन इवैल्यूएशन जो आपका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, जो मैथमेटिकल बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे आप आंसर निकालते हैं, वो यहाँ पे अच्छे से यूज होता है। चलिए क्लियर है, गुड टू गो है जी। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट, साइन 30 की वैल्यू रखते जाओ। सर साइन 30 होता है 1/2, tan 45 होता है 1, cosec 60 तो मुझे याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मुझे साइन 60 याद है √3/2, तो ये हो गया 2/√3। फिर से थोड़ी सी वियर्ड वैल्यू, बट वी कांट हेल्प इट, सॉल्व तो हमें करना ही है। नीचे अगर आप देखोगे sec 30 कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 2/√3। ठीक है, 2/√3 प्लस cos 60 कितना होता है सर, cos 60 अगर हम याद करें तो cos 60 हो जाएगा 1/2 है ना, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस इफ आई डू इट तो ये हो जाएगा cot 45 भी होता है 1। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ। कैसे सर, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे देखो 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 माइनस 2/√3, फेयर इनफ, बिल्कुल सर। नीचे भी मैंने लिखा 1/2 प्लस 1 हो गया 3/2, ठीक है, और ये जो है ये आएगा प्लस 2/√3। ये क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। अब अगर मुझे यहाँ से किसी भी हालत में डिनोमिनेटर से हटाना है रूट को तो मैं करूँगा इसको रैशनलाइज, राइट, ये तो आप सबको पता ही है। क्या किया हमने यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्या था, जो वैल्यूज हमें मिली कोशिश किया उनको एक सिंक में ले आए, तो सिंक क्या हुआ कि ऊपर नीचे सेम ही वैल्यूज है, बस साइन का फर्क है। अब अगर इसको रैशनलाइज करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे सर, जो आपका डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करते हुए वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर आ जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो गया 3/2 माइनस 2/√3। सो व्हाट यू हैव हियर इज, न्यूमरेटर आपका सेम ही है तो वही चला लेंगे, ठीक है, बस लिख देंगे आपकी बार उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 3/2 माइनस 2/√3, एग्जैक्टली सेम है,
और उसी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका कर दोगे आप होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तहत आपको मिलेगा 3/2 का स्क्वायर माइनस यहां पे आपको मिला 2/√3 का स्क्वायर। तो ऊपर आप लगाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे आपने लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ही क्वेश्चन में दो आइडेंटिटीज का इस्तेमाल यहां पे हो रहा है। चलिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम ऊपर लगाएं तो 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 एंड √3 का स्क्वायर इज 3, है ना, यही होगा ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया ना हमने, तो रूल है भैया ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 एंड योर √3 का स्क्वायर इज 3। साथ में आ जाएगा यहाँ पे -2 इंटू 3/2 इंटू 2/√3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल डिवाइड बाय, नीचे कर दोगे दोनों का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा 3। चलिए, एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 4 और 3 का 12, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इंटू 3, यहाँ पे हो जाएगा इंटू 4, इधर पे ये 2 से 2 कैंसिल, इस √3 से ये 3 को कैंसिल करेंगे तो एक √3 बचेगा। टेकिंग दिस फर्दर, यहाँ पे भी एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 3, यहाँ पे इंटू 4, 12 होगा क्योंकि 4 और 3 का उससे कम हो ही नहीं सकता। चलिए, तो 9 3 27 प्लस 4 4 हो जाएगा 16 होल डिवाइड बाय 12, ठीक है। यहाँ पे बचेगा -2√3 क्योंकि बाकी सब कैंसिल हो चुका है, होल डिवाइड बाय, नीचे भी सेम, तो 9 3 27 माइनस 4 4 16 होल डिवाइड बाय 12। चलिए, ऐड करेंगे, 7 6 हो जाएगा 13, 2 और 1 3 4, तो हो जाएगा 43/12 माइनस 2√3/1। यहाँ पे भी हमें एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, होल डिवाइड बाय, नीचे आ जाएगा 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो 11/12। अब जब मैं एलसीएम ले लूँगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा 43 माइनस 12 इंटू 2/√3 होल डिवाइड बाय 12 एंड दिस इज फर्दर डिवाइडेड बाय 11/12। अब क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 12 12, तो कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपके पास बचेगा 43 माइनस 12 2 24√3 अपॉन 11। ये क्लियर हुआ? आंसर आपका 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर, बड़ी आसानी से हो गया। चलिए, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 5th पार्ट है इसका कि भैया 5 cos स्क्वायर 60 सॉल्व करते चलो। तो 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 कितना होता है वैसे सर? cos 60 होता है 1/2। अब अगर मैं उसका स्क्वायर भी कर दूं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, ठीक है। अगर इलैबोरेट करना हो तो प्रोबेबली यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में लिख सकते हो कि ये ब्रैकेट में लिखा आपने अपने टीचर को बताने के लिए कि मुझे पता है 1/2 होती है cos 60 की वैल्यू और मुझे स्क्वायरिंग करनी है, प्लस 4 टाइम्स कितना है भैया? sec स्क्वायर 30। तो देखो sec 30 मुझे याद नहीं है लेकिन मुझे cos 30 याद है। cos 30 होता है √3/2, sec 30 हो जाएगा उसी का स्क्वायर, यानी आपने लिखा यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 होता है 1, स्क्वायर करना है तो 1 स्क्वायर कर दिया आपने यहाँ पे। दिस इज डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 मतलब √3/2 का स्क्वायर। सर ऐसे आपको वैल्यूज कैसे याद हैं? क्योंकि भैया मैंने बहुत टाइम तक उन्हें रोज पढ़ा है तब जाके मुझे याद हुई है, वरना मुझे भी याद नहीं होती इतने अच्छे से। तो आपको भी वही करना है, रीडिंग द सेम वैल्यूज एवरी डे। अब ये हो जाएगा देखो 5 × 1/2 का स्क्वायर यानी 5 × 1/4, ठीक है। फिर प्लस करोगे तो ये हो जाएगा देखो 4 × 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर इज 1 होल डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में क्या है अपने पास 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 एंड √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4। चलिए, तो ये हो गया 5/4, ठीक है, प्लस 4/6, 4 4 16/3
-1/1 लिख लो, क्योंकि सारे ही फ्रैक्शन फॉर्म में, तो उसको भी लिख दिया अपन ने। नीचे क्योंकि बेस सेम है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4/4 विच इज कैंसल आउट होके डिनोमिनेटर तो मेरा 1 ही हो गया। ठीक है, तो उसको अब मैं नहीं लिखूंगा। यहाँ पे मैं 4 और 3 का एलसीएम ले लूँ तो वो हो जाएगा 12, तो ये इंटू 3, ये इंटू 4, ये हो जाएगा इंटू 6, कितना 12 है ना। चलिए, तो 5 3 ज़ा 15, 16 4 ज़ा हो जाएगा 64 एंड 12 1 ज़ा 12 होल डिवाइड बाय फर्दर कितना 4 3 ज़ा 12। चलिए, अब 15 माइनस 12 कर दोगे तो आपके पास 3 बचेगा। 64 में से प्लस 3 कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा 67/12। तो प्रोबेबली मेरा आंसर कितना आ रहा है इसके फिफ्थ पार्ट का? सर फर्स्ट वाले के फिफ्थ पार्ट का आंसर आ रहा है 67/12। क्लियर है? इतना कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया, तो हमारा इजीली ये सवाल सॉल्व हो गया। वैल्यूज अगर सही रखोगे और आपके जो बेसिक्स हैं कैलकुलेशन के वो अगर स्ट्रांग होंगे तो आपका आंसर गलत आ ही नहीं सकता। ठीक है, गलत पता है कब आएगा? या तो यहाँ कहीं वैल्यू गलत रख दी, या फिर उनके मल्टीप्लिकेशन करते समय या सॉल्विंग करते समय हमने कुछ बेसिक मैथमेटिकल एरर कर दी, अदरवाइज तो नो चांस। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, गुड टू गो। अब देखो यहाँ पे एमसीक्यू पैटर्न में कुछ सवाल हैं जिसमें आपको बताना है कि इनकी वैल्यू क्या होगी। तो आइडियली आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? पहले आप अपने जो गिवन क्वेश्चन उसको मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक क्या करोगे? सिंप्लीफाई करोगे। तो 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू होती है कितनी सर? वो होती है 1/√3, है ना। तो 2/1/√3 डिवाइडेड बाय आपके पास नीचे है 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो ये हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2/√3, है ना, ऊपर डिनोमिनेटर में, और नीचे अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज 1, √3 का स्क्वायर इज 3। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 2/√3। फर्दर हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, जितना हमसे हो पाएगा उतना। एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 3 + 1/3। सॉल्व करोगे तो ये हो गया 2/√3, नीचे आया 4/3। आपने लिया इनको सॉल्व करने का बेसिक मैथमेटिकल स्टेप, जहाँ पे आप क्या करते हो? डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल कर देते हो, 3/4 लिख दोगे। कुछ वैल्यू कैंसिल होंगी, जैसे कि यहाँ पे ये 2 से 4 कैंसिल, 2 √3 इस 3 को कैंसिल करेगा तो एक √3 बचेगा। कुल मिला के आंसर आया √3/2। ये आया इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब मेरा काम क्या है? मेरे चारों ऑप्शंस को मुझे इवैल्यूएट करना है और देखना है किसका आंसर आता है √3/2, वो मेरा ऑप्शन होगा। sin 60 होता है कितना सर? sin 60 होता है √3/2, तो ऑप्शन ए हो सकता है, बट लेकिन चारों ऑप्शन चेक करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। cos 60 होता है 1/2, वो नहीं होगा। tan 60 होता है √3, वो नहीं होगा। और sin 30 होता है 1/2, तो वो भी नहीं होगा। तो कुल मिला के करेक्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है मुझे सर? फिलहाल के लिए ऑप्शन ए जो है वो सबसे सही आंसर दिख रहा है, दैट इज √3/2। क्लियर है? स्क्रीनशॉट आप एक बार देख लीजिए, गुड टू गो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। चलिए, मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, 1 - tan स्क्वायर अपन 1 + tan स्क्वायर, इसको भी हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे? तो सर ये हो जाएगा 1 माइनस, ना tan 45 की वैल्यू होती है 1, उसका करना है स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा फिर से tan स्क्वायर, tan 45 होता है 1, उसका करना है आपको स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर देखोगे 1 का स्क्वायर इज 1, तो ऊपर बेसिकली आपके पास आया 1 - 1 और नीचे आया 1 + 1। 1 - 1 हो गया 0 और 1 + 1 हो गया 2, विच गिव्स यू आंसर एज 0। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन डी मुझे स्ट्रेट अवे दिया है 0, तो मैं उसको ही अपना आंसर मार्क कर दूंगा, ज़्यादा कुछ सोचूंगा नहीं। तो पहले वाले का आंसर आया था ए, इसका आया है डी। हमारे 2 क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे समाप्त। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक बार देख लेते हैं। अगर sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a, ये ट्रू है, ये कब होगा? जब आपके a की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। अब यहां समझना, इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। गिवन हमें क्या है कि sin 2a मतलब किसी पर्टिकुलर साइन की वैल्यू के लिए, ठीक है, एक ये क्या 2 sin a के बराबर अगर है, तो आपने लिखा है यहाँ पे अगर sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ये कब होगा? ये ट्रू कब होगा? जब a की वैल्यू होगी 0, a की वैल्यू होगी 30, 45, 60। क्या कर सकते हो सर? देखिए, एक तो अपने पास 4 ऑप्शन है, रख के देखते जाते हैं। सबसे पहले अगर मान लो मैं ऑप्शन डी रख रहा हूं यहाँ पे,
ठीक है। तो डी के हिसाब से क्या हो जाएगा, डी है अपना 60 डिग्री, तो आपने लिखा साइन ऑफ 2 इंटू 60, 2a मतलब क्या हो गया 2 इंटू 60, तो ये हो जाएगा साइन 120। अब साइन 120 तो आपको पता ही नहीं है, कभी आपने पढ़ा ही नहीं है, तो ये तो अपना क्या हो गया, आउट ऑफ स्कोप हो गया। ठीक है, मतलब ये जितना हमें अब तक पढ़ाया गया है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें तो ये हमने अब तक कहीं नहीं देखा है। तो चलिए, तो इसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे, जो ऑप्शन डी है वो पॉसिबल नहीं है, तो डी पे हम प्रोबेबली क्या लगा देंगे, क्रॉस साइन लगा देंगे। चलिए, अब आ जाते हैं ऑप्शन सी की तरफ। ठीक है, तो ऑप्शन सी अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो ऑप्शन सी के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ 45, तो साइन ऑफ 2a मतलब a की जगह रख दिया मैंने 45, तो ये हो जाएगा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू मुझे पता है अच्छे से, वो तो हमारे स्कोप के अंदर है, साइन 90 होता है 1, तो ये लिख दिया मैंने, साइन 90 हो जाता है यहाँ पे 1, तो ये हो गया मेरा एक तरफ। दूसरी साइड है 2 साइन a, तो 2 साइन 45। नाउ साइन 45 इज इक्वल टू कितना, तो सर साइन 45 होता है 1/√2, कैंसल आउट होके मेरे पास आया √2। 1 और √2 आपस में इक्वल नहीं है ना, तो इसलिए ऑप्शन सी भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे भी हम लगा देंगे क्रॉस साइन। अब बच गया ऑप्शन बी और ए, तो चलिए ऑप्शन बी पे थोड़ा ध्यान देते हैं हम। ठीक है, अब ऑप्शन बी जो है हमारा, उसमें वैल्यू कितनी है, तो सर ऑप्शन बी में है 30 डिग्री, तो साइन ऑफ 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा 60, राइट, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, एक तरफ हो गया। दूसरी तरफ आप देखोगे यहाँ पे 2 साइन, तो ये जो हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 गया, आंसर आया 1, तो कुल मिला के यहाँ पे भी हमें यही दिखा कि √3/2 और 1 आपस में इक्वल नहीं है, तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी भी अपना आंसर नहीं है, तो ये भी हो जाता है एलिमिनेट। बचा ऑप्शन ए, तो वो आंसर होगा सही। अगर मैं उसको अप्लाई भी करके देखूं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भैया, ऑप्शन ए, हालांकि हमें आंसर मिल चुका है पर फिर भी जस्ट टू हैव अ प्रॉपर आइडिया, तो यहाँ पे हम कहेंगे भैया साइन ऑफ 2 इंटू 0। नाउ 2 इंटू 0 इज 0, तो ये हो जाएगा साइन 0 जिसकी वैल्यू होती है 0, और 2 साइन 0 अगर मैं निकालूं तो साइन 0 होता है 0, तो ये हो गया 2 इंटू 0 दैट इज 0। तो भैया हमारा LHS RHS बराबर आ गया, तो मतलब ऑप्शन ए सही है। तो अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन ए से शुरू किया होगा तो आपको सबसे पहले ही यहाँ पे ये वाला आंसर मिल गया होगा। मैंने जानबूझ के उल्टा शुरू किया क्योंकि मुझे पता था कि सब एक बार जरूरी है देखना, ऑब्जर्व करना, ठीक है, सारे ऑप्शंस को। चलिए, तो ऑप्शन ए था इसका सही आंसर। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें आप तो एक बार देख लीजिए। देन आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर भैया 3 आ जाओ सामने। अरे एक मिनट, नहीं, हमारा तो नेक्स्ट MCQ आना चाहिए ना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 करना है ना हमें। हाँ, अभी हमने 3rd किया, अब क्वेश्चन नंबर 4। तो 2 tan 30 - 1 - tan स्क्वायर 30। चलिए, tan 30 की वैल्यू, सर tan 30 की वैल्यू हमने अभी सॉल्व किया थोड़ी देर पहले, तो tan 30 हमने लिखा था 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3 का स्क्वायर है भैया, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा कितना, तो सर ये हो जाएगा 2/√3 होल डिवाइड बाय, यहाँ पे आप करोगे 1 - 1/3, तो आपको LCM तो लेना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 - 1/3। चलिए, अब आप यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिला 2/√3 अपॉन 3 - 1 इज 2/3। अब हमने क्या सीखा है गणित में, कैसे करते हैं फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड, ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज, नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। काफ़ी वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, जैसे ये 2 से 2 गया, √3 से ये 3 कैंसिल हो के आपको बच गया केवल √3, तो आंसर आया आपका √3। अब इनमें से किस वैल्यू का आंसर होता है √3, सर cos 60 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2, तो केवल √3 तो नहीं है, tan 60 होता है √3 और साइन 30 होता है 1/2। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो प्रोबेबली आंसर जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन सी। इज दिस क्लियर? √3 के बराबर ऑप्शन सी आया, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। चलिए, बहुत बढ़िया, ऑल गुड टू गो, यस सर।
क्वेश्चन नंबर 3, tan a प्लस बी है √3 के बराबर, ये हमें दिया हुआ है और हमें आगे की कार्रवाई करनी है। तो tan a प्लस बी कितना दिया, √3, तो आपने लिखा यहाँ पे tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3, ठीक है। एंड tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। चलिए अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे भैया यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सॉरी रेशियोज, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वी गेट, क्या बोलेंगे हम भैया, इसको हम कैसे यूज करेंगे अब हम, तो सर हम बोलेंगे यहाँ पे कि tan a प्लस बी जो है वो √3 की जगह tan की ही कोई वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो tan a प्लस बी मिल जाएगा हमें tan 60 के बराबर। अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें, tan 60 होता है √3 और tan ऑफ a माइनस बी कितना होगा, तो सर tan ऑफ a माइनस बी हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी जो है उसमें tan से tan हो गया एलिमिनेट 60 डिग्री, एंड a माइनस बी है कितना, a माइनस बी हो जाएगा 30 डिग्री। अब क्या करना चाहिए सर, a और b की वैल्यू पता लगानी है, तो हम यहाँ पे कहेंगे भैया सब्ट्रैक्टिंग दीज टू वी गेट, क्या मिलेगा आपको इनको सब्ट्रैक्ट करने पे, तो सर देखिए जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको तो a से a हो जाएगा यहाँ पे एलिमिनेट, ऐड भी कर सकते हैं, दोनों केस में आंसर बराबर ही आएगा, ठीक है। ऐड करोगे तो a निकलेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे b निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो a से a हो जाएगा एलिमिनेट, माइनस b बाहर वाले माइनस से जुड़ के हो जाएगा प्लस, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 2b, 60 और 30 का माइनस करके आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री, तो b की वैल्यू आएगी 30/2 दैट इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, ठीक है। एंड हेंस हमारा a कितना हो जाएगा, हेंस a वुड बी इक्वल टू कितना, a वुड बी इक्वल टू 45 डिग्री, तब जाके ये दोनों इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अगर a 45 है तो ही उसमें 15 जुड़ के आपको 60 मिलेगा और तो ही दोनों को माइनस करने पे आपको 30 मिलेगा, ठीक है। तो a मिल गया, b मिल गया, आपको वही निकालना था a और b की वैल्यू, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हैं, गुड टू गो है। इंपॉर्टेंट क्या था, आपने आपके गिवन सवाल को कैसे रेशियोज के इस्तेमाल करके उस फॉर्म में लाया जहां से उसको सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो गया। चलिए देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमें यहाँ पे दे रहा है भैया ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे हमें बताना है कि सही है या नहीं है, जो भी हमें यहाँ पे सवाल पूछा गया है, या वो साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी, ये ट्रू या फॉल्स होगा। सर कैसे पता लगाएं, कुछ वैल्यू रख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे कि साइन ऑफ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम ट्राई करेंगे, लेट a इज इक्वल्स टू, let a is equals to 30 and b is equals to 60, ये हमने रख दिया a और b कि a है 30 डिग्री, b है 60 डिग्री। अगर मैं ये मान के चलूँ तो साइन ऑफ a प्लस b का मतलब हो जाएगा, आपको पहले ऐड करना है फिर साइन लेना है, तो साइन ऑफ 30 प्लस 60 यानी कितना हो जाएगा, यानी सर ये हो जाएगा साइन ऑफ 90, और साइन 90 कितना होता है सर, साइन 90 होता है अगर हमें याद करें तो 1, ठीक है। ये हो गया हमारा LHS, ठीक है। RHS को अगर हम देखें तो साइन ऑफ A प्लस साइन ऑफ B इज इक्वल्स टू साइन ऑफ कितना, A हमने लिया था 30 और B हमने लिया था 60, तो 30 और 60 मतलब ये कितना हो गया, तो सर उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ यहाँ पे साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2, तो जोड़ जाड़ के 1 प्लस √3/2 आ रहा है, 1 तो नहीं आ रहा, ठीक है। और 1 प्लस √3/2 कहीं से भी 1 के बराबर तो नहीं होता है, तो प्रोबेबली इस सवाल के जवाब में मैं क्या लिखूंगा, ये स्टेटमेंट क्या है सर, ये स्टेटमेंट मैं फॉल्स के रूप में यहाँ पे एक्सप्रेस करूंगा। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे भैया स्टेटमेंट क्या है, तो ये है एक फॉल्स स्टेटमेंट। और हमने जो यहाँ नीचे पूरा कैलकुलेशन किया ये इसका एक एग्जाम्पल है। देखो ट्रू होने के लिए आपको सारे केसेस में होना पड़ता है, और फॉल्स होने के लिए अगर आपको एक भी केस मिल जाता है जिसमें स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो आपके लिए बन जाता है काम का स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर एक भी केस मिल जाता है मतलब हमारा यहाँ पे फॉल्स बोलने का पूरा पूरा हक बनता है। चलिए, द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस, ये तो ट्रू है। ये हमने जब इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू किया था तब भी वहां पे एक जगह पे मेंशन था,
और अगर मैं खुद भी सोचूं तो मुझे जहां तक याद है जो भी वैल्यूज, साइन ऑफ 0 होता है 0, ठीक है, देन साइन ऑफ 30 होता है 1/2, 1/2 मतलब हो गया लगभग 0.5, ठीक है, साइन ऑफ 45 होता है 1/√2, ठीक है, 1/√2 मतलब हो जाएगा, यहां पे आप करोगे डिवाइड तो 1/1.414 के आसपास, यानी देखोगे तो 2 से छोटा ही है ना, और डिनोमिनेटर रिड्यूस होते जाएगा तो ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी। अब इतना तो मैथमेटिकल कार्य करो, जरा बताओ 1 डिवाइड बाय 1.414 कितना आ रहा है। तो सर रफली अगर हम देखें तो 1 डिवाइड बाय 1.414 करने पे 0.7 समथिंग आसपास आएगा, आप लिखोगे 0.71, ठीक है ना। फिर अगर मैं आगे बढ़ूं यहां पे साइन 60, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं सर ये रूट में समझ नहीं आता, तो साइन 60 देखो √3/2 है ना, √3/2 मतलब कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ पे अगर आप देखोगे √3/2 मतलब हो जाएगा 1.732 समथिंग होता है, होल डिवाइड बाय 2 करके देखो तो सर ये हो जाएगा 0.7 मतलब 1.17 हो जाएगा वो, है ना, 8 दूनी 16 तो 0.8, 8 दूनी 16 तो ये 2 6 12 और ये 0.866 आ रहा, मतलब ये भी बड़ा ही है। और साइन 60 के बाद साइन 90 अगर आप देखोगे तो वो हो जाता है 1। तो क्लियरली यहाँ पे जो पैटर्न है वो यही बन रहा है कि वैल्यू इंक्रीज होती हुई दिख रही है, तो स्टेटमेंट को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भैया, बिल्कुल ट्रू है। चलिए गुड टू गो, इसका भी अगर आपको देखो एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जो पिछला हमने मेहनत किया वो हमें काफी यूज होगा। देखो साइन, सॉरी अब हम कॉस की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले कि cos 0 इज 1, ठीक है, cos 30 जो होता है वो होता है √3/2 विच इन डेसिमल इज कमिंग आउट टू बी 0.866 जो मैंने अभी लिखा था, ठीक है। cos 45 होता है कितना, cos 45 होता है 1/√2, ये भी हम डिवाइड कर चुके हैं तो ये 0.71 के आसपास आ रहा है, ठीक है। देन अगर मैं देखूं cos 60 को, cos 60 होता है 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 एंड cos 90 जो है वो तो सीधे आ जाता है किस पे, 0 पे। तो कुल मिला के यहाँ पे जो हम पैटर्न देख रहे हैं वो इंक्रीजिंग का नहीं है बल्कि किसका पैटर्न है, डिक्रीजिंग का पैटर्न है, ठीक है। आप 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं जबकि जनाब कह रहे हैं कि ये तो इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इनका स्टेटमेंट क्या है भैया, स्टेटमेंट है यहाँ पे हम कहेंगे कि ये तो फॉल्स है। अगर वो कहते वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम मान भी लेते, पर यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो ये फॉल्स है। पिछला वाला ट्रू था, ये वाला हमने यहाँ पे फॉल्स लिखा है। इसका स्क्रीनशॉट एक बार देखना तो देख लो भैया, बाद में बोलना मत कि मैंने बताया नहीं। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स। फोर्थ, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये तो आप आंख बंद करके बता दोगे। आप क्या बोलोगे, साइन 0 इज नॉट इक्वल टू कॉस 0, राइट, ये आपको पता ही है। साइन 0 इज नॉट इक्वल टू कॉस 0, एक मैंने ये बता दिया। फिर मैंने बोला भैया साइन 30 इज नॉट इक्वल टू कॉस 30, वाई, साइन 0 इज 1, कॉस 0, साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1 बराबर नहीं है। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2 बराबर नहीं है। साइन 45 कॉस 45 बराबर जरूर होते हैं। साइन 60 इज नॉट इक्वल टू कॉस 60 एंड साइन 90 इज नॉट इक्वल टू कॉस 90। साइन 90 होता है 1, कॉस 90 होता है 0। मैंने 4 एग्जाम्पल दे दिए, पर जनाब का कहना स्टेटमेंट में कि ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, फॉल्स। क्यों भैया, क्योंकि मैंने 4 एग्जाम्पल दे दिए जहां पे वो आपस में इक्वल नहीं है, तो स्टेटमेंट तो फॉल्स ही होगा। 4 क्या मैं 1 भी दे देता तब भी चलता, पर मैंने तो 100 ज्यादा ही दिखा दिए इनको, है ना। चलो स्क्रीनशॉट अगर आप देखना चाहो तो ले लो भैया। लास्ट वाला और हम देख लेते हैं एक बार। cot a is not defined for a equal to 0. Now cot a is for a equal to 0 मतलब cot of 0 आपको बताना है। cot of 0 अगर मुझे याद नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 1/tan 0 लिख दूंगा, क्योंकि cot होता है tan का रेसिप्रोकल। अब tan 0 जो होता है उसकी वैल्यू अगर आपको पता हो तो वो है 0, क्योंकि tan आता है साइन और कॉस से, साइन और कॉस, साइन डिवाइड बाय कॉस हो जाता है 0/1, तो दैट इज 0। तो tan 0 तो 0 है।
अब 1/0 को हम कैसे लिखते हैं गणित में, तो हम इन्फिनिटी लिख देते हैं या फिर नॉट डिफाइन लिख देते हैं, तो जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या है सर, ये स्टेटमेंट तो ट्रू वाले लाइंस पे चल रहा है। चलिए तो हमारा आंसर आ गया ट्रू। ये क्लियर है, कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। यहाँ पे हमारे MCQ समाप्त होते हैं और ट्रू और फॉल्स भी समाप्त होते हैं एंड प्रोबेबली एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाती है। तो चलिए, आपका जो DS पाठशाला है उसको कहा जाता है इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर क्लास 9 to 12 एंड उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि हमारे द्वारा जो फीचर्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसमें शामिल है आपको दी जाने वाली ऑनलाइन क्लासेस, फिर उसके बाद आपके लाइव क्लासेस, उसके बाद आपको जो यहाँ पे DPP शीट्स मिलती हैं जिसमें कि आपको सॉल्यूशन वीडियोस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, ताकि आप न सिर्फ समस्या हमसे ले सकें बल्कि उनके समाधान भी ढूंढ सकें हमारे साथ। देन आपको जो हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं और जो स्टडी मटेरियल दिया जाता है, ये सारी क्वालिटीज इसको बनाती है इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब आप हमारे साथ यदि जुड़े रहना चाहते हैं तो आपका एक उपाय है कि भैया हमारे टेलीग्राम चैनल को आप क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, जिसको आप लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन से इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आपको मिल जाती हैं सारी लेटेस्ट अपडेट्स और आप इजीली कनेक्टेड रहते हैं कि कब किस टीचर ने क्या पढ़ाया और मैं वहाँ पे क्या नया लर्न कर सकता हूँ। देन आपको यहाँ पे हमारे किसी भी क्वेरी है अगर आपके पास, तो हमसे कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट नंबर्स दिए गए हैं, इससे आप DS को कांटेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान इजीली प्राप्त कर सकते हैं। इस सेशन को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये स्मॉल स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम अपने विजन की तरफ आगे बढ़ते रहें और आपको सपोर्ट करते रहें, आपको पढ़ाते रहें। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। अगले सेशन में अपन कंटिन्यू करेंगे, कुछ नए टॉपिक्स को, आइडेंटिटीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उस लेक्चर को भी देखना मत भूलना। अपना ध्यान रखें, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर एंड यस, माँ बाप की सेवा करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली को सपोर्ट करें, अपनी तबीयत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, क्योंकि आजकल हर हफ्ते होते रहते हैं। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।